मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। तमिलनाडु चुनाव से पहले बवाल, वक्फ के दावों पर तगड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। अगले साल यानी 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य की सियासत का एक गर्मा गर्म मुद्दा सामने आया है। एक बार फिर ऐसा मुद्दा उजागर हुआ जिसकी जड़ें आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाती हैं। ये मुद्दा धार्मिक है। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है। तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान उस पत्थर के स्तंभ यानी दीप थून को लेकर सामने आए 3 अलग अलग दावों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने साफ कहा है कि जब एक ही संरचना को लेकर अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं तो स्थिति और ज्यादा साफ होनी जरूरी है। ये टिप्पणी जस्टिस जी जयचंद्रन ने उस समय की जब 1 दिसंबर को सिंगल बेंच के दिए गए आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई चल रही थी। सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को दरगाह के पास मौजूद तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। दीप थून को लेकर 3 अलग अलग दलीलें। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने दीप थून को लेकर 3 अलग अलग दावे आए। जस्टिस जयचंद्रन ने कहा कि पहले सरकार ने इसे सर्वे स्टोन यानी सर्वे पत्थर बताया, फिर इसे जैन संरचना कहा गया और अब तीसरा दावा यह है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि इन सभी दावों के बीच सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से गहराई से जांच जरूरी है। दीप थून पर हिंदू पक्ष और वक्फ बोर्ड की दलीलें। तमिलनाडु हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अब्दुल मुबीन ने कहा कि मस्जिद और उसके आसपास का पूरा इलाका वक्फ के अधिकार में आता है और दीप थून भी उसी का हिस्सा है। उन्होंने 1920 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि पहाड़ियों तक जाने वाली सीढ़ियों और मंडप की मस्जिद के अंतर्गत आते हैं। वह हिंदू श्रद्धालुओं की तरफ से सीनियर अधिवक्ता एस श्रीराम ने कहा, यह पहला मामला है जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को संविधान की शपथ के खिलाफ बताया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में तनाव की स्थिति बन गई जब एक वकील ने अदालत के मना करने के बावजूद जोर जोर से बोलना जारी रखा, जिस पर जस्टिस जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने कड़ी नाराजगी जताई और सीआईएसएफ कर्मचारियों को बुलाकर उस वकील को कोर्ट से बाहर करवा दिया। अदालत ने इस बर्ताव को गंभीर मानते हुए तमिलनाडु बार काउंसिल से कार्रवाई की सिफारिश की है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे विवाद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी पक्ष सुनना चाहती है। अदालत का साफ कहना है कि ऐतिहासिक और पुरातत्विक तथ्यों के बिना इस विवाद पर स्थायी समाधान निकालना मुमकिन नहीं है, जिस वजह से इस मामले पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। उससे पहले इस मामले में सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। मंदिर, चर्च से लेकर गांव तक ठोका जा रहा है वक्फ बोर्ड के दावे, चाहे तब किसी संपत्ति पर दावा कर देता है यानी वक्फ किसी भी संपत्ति पर। इसका सेक्शन 40 इसे बड़ी छूट भी देता है। वक्फ संशोधन बिल में बदलाव किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब भी वक्फ बोर्ड के साथ कई विवाद जुड़े हैं। वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता को लेकर है, लेकिन विपक्ष इसे मजहबी दिशा देने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि किसानों की जमीनों के अलावा वक्फ ने किन किन मंदिरों और चर्च पर अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 प्रमुख मंदिरों पर दावा किया था। यह खुलासा 2019 की एक रिपोर्ट से हुआ था, जिसमें कहा गया कि ये मंदिर वक्फ की जमीन पर मौजूद हैं। इधर तमिलनाडु के तिरुचेतुरई गांव में वक्फ बोर्ड ने एक 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर सहित पूरे गांव पर ही दावा कर दिया था, जिससे विवाद पैदा हो गया। और ऐसे ही लखनऊ में 250 साल पुराने शिवालय गोपेश्वर महादेव मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वक्फ बोर्ड के दावे की खबरें सामने आई। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर को दी गई 270 वर्ग फीट जमीन पर सोगरा वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिसका मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। और ऐसे ही अनाकुलम जिले में मुनब्बम और चेराई क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड ने 404 एकड़ जमीन पर दावा किया, जहां 600 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनमें करीब 400 ईसाई परिवार हैं। इस क्षेत्र में कई चर्च भी मौजूद हैं और स्थानीय ईसाई समुदाय का दावा है कि उनकी प्रॉपर्टीज में जिनमें चर्च शामिल हैं, वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से अपना दावा ठोका है। सिरो मालाबार चर्च और केलर कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इस मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने भी उठाया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने चर्चों पर सीधा दावा किया गया, लेकिन इस विवाद में चर्चों की संपत्ति भी शामिल थी।
मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 12 दिसंबर 2025 को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने 27 जनवरी तक जमीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया, यानी यथास्थिति बनी रहे। यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने आया। बेंच ने साफ किया कि उसने हाईकोर्ट की बात पर रोक नहीं लगाई है, जिसने मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर का कमीशन बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में सिर्फ राज्य के जांच कमीशन के गठन को चुनौती दी गई थी और वक्फ डीड की वैलिडिटी और जमीन की प्रकृति से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में है। ट्रिब्यूनल के सामने चल रही कार्रवाई के बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या जमीन के कैरेक्टर के सवाल पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट सही फोरम है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। 27 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में ही नोटिस जारी करें और इस बीच विवादित फैसले में यह घोषणा करें कि जिस प्रॉपर्टी पर सवाल है वो वक्फ का सब्जेक्ट मैटर है भी या नहीं। उस पर रोक रहेगी और इस बारे में जैसा है वैसा ही रहेगा। सुनवाई के दौरान पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि वक्फ डीड की वैलिडिटी के बारे में हाई कोर्ट की बातें गलत थी क्योंकि ये मुद्दा था ही नहीं। वकील ने बेंच को बताया कि जमीन को वक्फ के तौर पर नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली कार्रवाई वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है, इसलिए हाई कोर्ट उन सवालों पर विचार करके गलती कर रहा है। राज्य सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ता का विरोध किया। वकील ने तर्क दिया कि यह संगठन था जो केवल एक तीसरा पक्ष था और याचिकाकर्ता कार्रवाई के लिए एक अजनबी था। बेंच को यह जानकारी दी गई कि संबंधित वक्फ के मुतल्लिबी ने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया या जांच आयोग के गठन से नाराज नहीं थे। बेंच के सामने यह भी तर्क दिया गया कि जांच आयोग ने पहले ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एमडी ने पेश किए गए याचिकाकर्ता का वक्फ की सुरक्षा में एक प्रतिनिधि हित है और दावा किया कि वक्फ के मुतवल्ली ने विपरीत पक्षों का पक्ष लिया है। जमीन पर मौजूदा वक्त में जो लोग रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी कहा कि मौजूदा वक्त में जो लोग गरीब मछुआरे हैं उनकी संपत्तियां जो लंबे समय से उनके कब्जे में थी 2019 में अचानक वक्फ के रूप में अधिसूचित करने से पहले उनकी बात तक नहीं सुनी गई थी। एक दूसरे वकील ने भी तर्क दिया कि एक सिविल कोर्ट का आदेश था कि जमीन वक्फ की जमीन नहीं थी, यानी वक्फ भूमि वक्फ की नहीं थी। इसी तरह के कई पेचीदा मामले वक्फ से जुड़े हुए सामने आए। जब इस पर चर्चा की जा रही थी लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में कानून पर चर्चा की गई, मामला जेपीसीपी में गया, उसमें भी चर्चा हुई और उसके बाद इसको संशोधित कानून के रूप में पेश भी कर दिया गया और इसको अमल में लाया जा चुका है। अब उम्मीद पोर्टल पर सभी को अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल देना है, जिसके लिए 6 महीने का और वक्त दिया गया है। लेकिन जो पूरा वक्फ बोर्ड है इस पर कई कंट्रोवर्सीज हैं, कई विवाद हैं, जहां पर अनचाहे तरीके से कई गांवों पर, चर्चों पर, मंदिरों पर, ना जाने किन किन संपत्तियों पर अचानक से वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। अब मामले कई सारे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में भी। लेकिन तमिलनाडु का जो ये मामला है ये अपने आप में अनोखा और विचित्र मामला है, जहां पे दीपथून स्तंभ को लेकर ही पूरा विवाद चल रहा है। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है, 1500 साल पुराना ये मंदिर है और दरगाह के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में तमिलनाडु चुनाव 2026 में जो होने वाले हैं उसमें ये बड़ा इशू बनने वाला है और सीएम एमके स्टालिन के लिए भी यहाँ पर कई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्यों मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है। और अब देखना ये होगा कि स्टालिन यानी कि द्रमुक अपनी सत्ता बचा पाते हैं या नहीं, या इस मामले को और किस तरह से कितने सियासी रंग दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मामला तमिलनाडु हाई कोर्ट में चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर तमिलनाडु हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। आपको बता दें कि उम्मीद पोर्टल पर जिस तरह से वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया और उस बीच जितनी तकनीकी दिक्कतें आई, उसके बाद सभी, चाहे फिर वो ओवैसी हो, मदनी हो, जमीयत के जितने भी नेता हों, वो जिस तरह से केंद्र के सामने गिड़गड़ाते नजर आए और वक्फ के जो कमियां थी उसको लेकर जो अपनी जो शिकायतें पेश की गई उससे साफ हो जाता है कि वक्फ में अभी भी कई गड़बड़ियां हैं, कई विवाद हैं जिनका समाधान सरकार निकाल सकती है या फिर अदालतों के जरिए इन समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि जितनी भी कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और जो कोर्ट में
पेंडिंग है, क्या वो सारी फिर से ट्रिब्यूनल में जाती हैं और ट्रिब्यूनल का इसको लेकर क्या रुख रहता है, वो भी बड़ा सवाल है। क्योंकि हजारों करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है जिस पे मौलाना गैंग भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ है कि गरीबों का हक जो है वो नहीं मारा जाएगा। जिनकी जमीनें हैं, मंदिर हैं और जो दरगाहें हैं, ना ही उन्हें छीना जा रहा है, बल्कि इन जमीनों पर जो इसके सही हकदार है सिर्फ वही प्रॉपर्टी उन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, सरकारी जमीनों पर एंक्रोचमेंट किया गया है, अवैध कब्जे हुए हैं, उन्हें भी छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में कड़े एक्शन लेने की भी तैयारी मोदी सरकार की तरफ से भी की गई है, राज्य सरकारों की तरफ से भी की गई है, प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है। यानी सिर्फ मात्र अभी कुछ महीनों का वक्त जरूर दिया गया है, लेकिन ये गुंजाइश अभी भी बची है कि उम्मीद पोर्टल पर अगर जितनी भी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उस पर सरकार जल्द कब्जा भी करेगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।